बोला 2 रुपए की पेप्सी, आसमा फला सेक्सी पी थी, इसीलिए मैं आ गई। क्रेजी सवाल है दिमाग में। क्रेजी सवाल? अभी हाँ, तो शुरू भी नहीं हो गए क्रेजी सवाल, आप पूछो पूछो। एक शो करने के बाद इजी हो जाता है टू कि चाटूंगी भाई, मेरी भी करवा दे सेटिंग, मुझे भी जाना है स्प्लिट्सविला में। तो वो लोग एक दूसरे की चाट चाट के वो लोग आगे निकल जाते हैं। हाय अज़मा, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी, आप बताओ आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आपका स्केड्यूल इतना टाइट है, आप फिर भी टाइम निकाल के आए, इट मीन्स अ लॉट। मैं फ्री थी इसीलिए मैं आ गई। एंड मेरे को एक क्रेजी सवाल है दिमाग में। क्रेजी सवाल? अभी हाँ, तो शुरू भी नहीं हो गए क्रेजी सवाल, आप पूछो पूछो। इट इज़ लाइट हार्टेड दो। मतलब इतने सारे रियलिटी शोज करने के बाद हाउ डज वंस लाइफ चेंज? मतलब सी, लाइफ चेंज होती है बट इट्स ऑल टेम्प्ररी। कुछ टाइम के लिए लाइफ चेंज होती है, बाकी फिर आप आगे कैसे बढ़ रहे हो वो आपको खुद देखना पड़ता है। क्या मतलब है व्हेन यू से कि इट इज़ टेम्पररी? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इट्स टेम्प्ररी। आप पास्ट सीजन्स के रियलिटी शोज़ में जो आ रहे हैं उनको देखो। हमारे इंडिया में इतने सारे रियलिटी शोज़ नहीं हैं कि एक बंदा एक रियलिटी शो करता है तो दूसरे में घुस जाएगा, नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल। इट्स ऑल टेम्प्ररी। किसी ने अभी एक रियलिटी शो किया तो शायद उसको सेकंड रियलिटी शो में चांस ही नहीं मिलेगा, ही गेट्स रिजेक्टेड, ही कीप ट्राइंग ट्राइंग ट्राइंग, होता नहीं है। मैंने रियलिटी शो किया, मुझे पता है मेरे सीजन के जो थे वो अभी तक कहाँ है पता नहीं, कोई कुछ अलग कर रहा है, कोई कुछ अलग कर रहा है। इट्स ऑल टेम्प्ररी एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ डिप्रेशन ऑल्सो। एक रियलिटी शो करने के बाद किसी को इतना उड़ने लग जाते हैं कि यार मैंने अब बहुत बड़ा अचीव किया, इसके बाद तो अभी मैं हीरो ही बन जाऊंगा सीधा। So the That's not highs are possible. really high and the lows are very low. Is that the reason why you transformed into a content creator as well? No, मैं कंटेंट क्रिएटर हुई नहीं। मतलब आपके वीडियोस देख के ऐसा लगता नहीं है कि दिस इज समवन की कोई शो करके आ रहा है। इट इज़ वेरी नेचुरल कंपेयर टू मैं अदर कंटेंट सोशल मीडिया पे क्रिएटर्स। बकचोदी करती हूँ, इट्स नॉट कंटेंट क्रिएटर। ठीक है। तो मेरे माइंड में जो बकचोदी आती है मैं बोलती हूँ ये मैं सबको बताऊंगी अब, दैट्स इट। वो कंटेंट क्रिएटर दूसरे होते हैं यार, जो एक ब्रांड लेके वो बताते हैं दिस इज दिस एंड दिस इज दैट, आई एम गोइंग योर, ये वो, मैं वो नहीं करती हूँ। सो लेट अस अज्यूम समवन इज लिविंग अंडर द रॉक, उसको पता ही नहीं है, इंटरनेट पे कभी आया नहीं है और वो देख रहा है पहली बार। सो हाउ वुड यू डिस्क्राइब अज़मा इन योर ओन वर्ड्स? जिसने दुनिया ही नहीं देखी वो मुझे भी ना देखे तो अच्छा है। बट स्टिल ये मैं इसलिए पूछता हूँ क्योंकि समटाइम्स ना पीपल आपको एक नज़रिए से देखते हैं बट यू लुक एट योर सेल्फ इन अ वेरी डिफरेंट वे। सो इसीलिए आई वांटेड टू नो कि हाउ डू यू फील अबाउट अज़मा? सी, आज़मा एक बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है। जितने स्प्लिट्सविला के कंटेस्टेंट्स हैं और आप मुझे कंपेयर करोगे, मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट हूँ, मेरा बैकग्राउंड डिफरेंट है। स्प्लिट्सविला के कंटेस्टेंट्स से आप मिलोगे ना तो वो लोग की फैमिली स्ट्रॉन्ग्स है, वो एक अच्छे एजुकेटेड बैकग्राउंड से है। मैं वो एजुकेटेड, वो रिच फैमिली वाले बैकग्राउंड से नहीं आई हूँ। मैंने आज जो भी अचीव किया है अपने दम पे अचीव किया है, और बीट स्प्लिट्सविला ऑल्सो। और स्प्लिट्सविला के प्रोड्यूसर्स भी जानते हैं कि आज़मा ने क्या क्या किया है अपने पास्ट में। तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया है अपने लाइफ में, और स्प्लिट्सविला एंड लॉकअप, ये सारे शोज़ मेरे लिए एक एड ऑन, एक प्लस पॉइंट था। उसके अलावा भी मैं अपनी लाइफ में मेहनत कर ही रही थी कुछ ना कुछ। विच वन इज योर फेवरेट? मतलब आई थिंक स्प्लिट्सविला के जो प्रोड्यूसर्स थे वो लॉकअप में भी थे, ठीक है। एंड देन वो फिर से अभी मैं इनसाइडर बनी, वो अभी भी थे। तो इट इज़ लाइक दे आर लाइक माई फैमिली। एक शो करने के बाद इजी हो जाता है टू यू नो नेविगेट इनटू अनदर शो, मतलब अगर सेम प्रोडक्शन है? नो, क्योंकि आई थिंक रिसेंटली बसीर ने कहा था कि मैंने तो लाइन पे भी खड़े नहीं हुआ, समथिंग लाइक दैट। सो डज दैट रियली हैपन या फिर हर एक को सेम ऑडिशन प्रोसेस होके करके जाना पड़ता है? देखो वो आप बसीर के फ्रेंड्स थे होगे, वो लोग तो उस बैकग्राउंड से आए ना कि इफ़ यू आर अ कंटेस्टेंट ऑफ स्प्लिट्सविला, मैं आपकी चाटूंगी भाई, मेरी भी करवा दे सेटिंग, मुझे भी जाना है स्प्लिट्सविला में। तो वो लोग एक दूसरे की चाट चाट के वो लोग आगे निकल जाते हैं। ठीक है। हम वो बंदे भाई जो हम लोग ऑडिशन, मतलब 1500 2000 लोगों के बीच में हमने ऑडिशन दिया है। मेरा कोई स्प्लिट्सविला का फैंसी दोस्त नहीं था, स्प्लिट्सविला खत्म होने के बाद भी मैं उनसे दोस्ती नहीं रखती हूँ। मैं सॉरी मम्मा, मुझे लगा मैंने सारा
टैलेंट कर दिया था। तो कहाँ It's से okay. स्टार्ट करूँ फिर से? नहीं नहीं, इट्स ओके, कंटिन्यू. ओके, तो ये लोग स्प्लिट्सविला के दोस्त बनाते हैं। अभी देखूंगी मैं कि कोई एक बंदा स्प्लिट्सविला का फेमस हो गया है, समझो कि मैं स्प्लिट्सविला में हूँ ही नहीं, यू वेर अ स्प्लिट्सविला कंटेस्टेंट, तो आई विल टेक्स्ट यू ऑन इंस्टाग्राम, प्लीज बी माई फ्रेंड, कैन यू मीट मी, लेट्स कैच अप फॉर अ कॉफी, दिस एंड दैट, एंड देन आई विल मीट यू एंड देन आई विल टेल यू कि प्लीज़ मुझे भी स्प्लिट्सविला तक पहुँचा दो ना। तुम्हारे पास तो कॉन्टैक्ट होंगे प्रोड्यूसर्स के जो ऑडिशंस लेते हैं वगैरह, तुम बात करोगे दैट आज़मा का करवा दो एंड दे विल बी लाइक ओके इफ शी इज़ नाइस, हम लोग उसको देखते हैं, हाउ इज शी, तो इजी हो जाता है ना। बाकी के लोग तो लाइन में लगे, मैं तो लाइन में लगी थी भाई, मैं रोडीज़ के टाइम पे भी लाइन में लगी थी। मैंने सबसे पहले रोडीज़ के ऑडिशन दिए थे, पता है, सबसे पहले स्प्लिट्सविला से भी पहले। ठीक है. और जब रोडीज़ में वो लोगों ने मेरी स्टोरी सुनी, मेरे बारे में जाना, तो दे वर लाइक यू शुड ट्राई फॉर स्प्लिट्सविला। स्प्लिट्सविला का मैंने ऑडिशन, आई थिंक हाँ ऑडिशन दिया था मैंने, और मैं फ़ौरन से लाइक 2 मिनट्स में सेलेक्ट हो गई थी स्प्लिट्सविला के लिए। वाओ. सो आपने अभी इंस्टा डीएम्स बोला, तो द फर्स्ट थिंग जब आपने डीएम कहा, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माय माइंड इज वो टाइम था जब आपने कहा था कि हिंदुस्तानी भाव ने मुझे डीएम किया है. हाँ तो यार, व्हाट हैपेंड वहाँ पे? यार वो तो मुझे सच्ची में डीएम करता था। ठीक है, बट उसने कहा, आपने कहा कि यूज्ड टू आस्क मी फॉर माय न्यूज़ एंड एवरीथिंग, लाइक हाउ डिड दैट कम? यार वो तो आधा टाइम तो नशे में रहता था, वो उसको खुद को पता है, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके लाइक मिसबिहेव करता है, और दूसरे दिन होश में आने के बाद वो भूल गया, तो इसमें मेरा क्या फॉल्ट है भाई? आपने तो उसको ड्राइवर भी बुलाया था. अब देखो, जब देखो तब वो कार में वीडियो बनाता रहता है। आप इतने अमीर हो, अपने ऑफिस में वीडियो बनाओ ना। Makes आपकी sense. कार चेंज हुई जा रही है, हम्म. मारुति 800 से आप BMW में पहुंच रहे हो, तो यार अभी तो ओला उबर वाले कितना कमा रहे हैं। कभी आपसे मिले? ज्यादा नहीं कमा रहे होगे, लेकिन अच्छा खासा जॉब करने वालों से तो ज्यादा ही कमा रहे हैं। अब मैंने नहीं. बस मेरे माइंड में आया, अभी मैं किसी बंदे को हमेशा गाड़ी में ही देखूंगी 24 घंटे, तो मुझे यही आएगा ना कि ये ड्राइवर तो नहीं है। 24 घंटे कोई कार में कैसे बैठ सकता है यार? ठीक है. कभी मिले हो आप पर्सनली उनसे? नहीं नहीं नहीं। एंड आपने ना अभी मेंशन किया कि यू हैड अ डिसेंट पास्ट, मतलब लेट्स टॉक अबाउट योर चाइल्डहुड. थोड़ा पीछे चलता है. हाउ वाज आज़मा एज अ किड? मैं आज़मा एज अ किड, मैं घर में रहती थी, तो हमारे घर में तो प्रॉपर छत भी नहीं थी। वहाँ पे जब हमारे घर में बारिश होती थी ना, तो हम लोग बाल्टी वाल्टी लगाते थे कि कहाँ हमारे पे था ये? छत में। पुणे में वानोरी बाजार। ठीक है. तो अभी भी हमारे घर पे छत नहीं है। मैंने अभी तक हम लोगों ने उस घर को अभी तक रेनोवेट नहीं करवाया है, क्योंकि वो बस्ती है, सब Okay. हम लोग सेम है। ऐसे नहीं कि हम लोग हमारा घर फैंसी बना के, हम लोग, मैं जब जाती हूँ अपने घर पे अभी भी मेरे बस्ती में, तो मैं वैसे ही सिंपल बिहेव करती हूँ, और मैं हूँ भी वैसी। तो मेरा चाइल्डहुड वैसे था, माई डैड वॉज अ रिक्शा ड्राइवर, मेरी मम्मी भी खाने की चीज़ें बना के रास्ते पे ही हम लोग सेल करते थे, मेरी मॉम। तो वैसे मेरी मॉम डैड ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है हम लोगों को आगे बढ़ाने में। ठीक है. देन डिड यू ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज? स्कूल नहीं। गए थे कभी? स्कूल गई, मैं स्कूल गई, ओके. बट कॉलेज 12th के बाद मैंने छोड़ दिया। ठीक है. वर यू अ सोशल पर्सन जब आप स्कूल में थे? मैं हिजाब ऐसे नकाब पहनती थी जब मैं कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था। 10th के बाद मैंने हिजाब नकाब सब पहनना स्टार्ट कर दिया था, बट मेरे अंदर बचपन से ही था। मुझे टीचर भी पूछते थे तुझे व्हाट डू यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप, मैं बोलती थी मुझे हीरोइन बनना है। अभी भी बनना है हीरोइन? हाँ अभी भी बनना है, ऑफ कोर्स। जस्ट वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी. हाँ, ऊपर वाले ने मुझे हाइट ज़्यादा दी होती तो मैं अब तक पक्का बन गई होती। मैं थोड़ा दे देता हूँ. हाँ यार, मैं तो ऊपर ऐसा लगा मैं कोई पहाड़ देख रही हूँ ऊपर। ठीक है. तो आपने जब लॉकअप किया था, मुनावर फारूकी के साथ बहुत अच्छा चल रहा था आपका बॉन्ड. अभी कैसे चल रहा है? अभी हाय हेलो होती रहती है हमारी, बस दैट्स इट। इतना मैं उसकी लाइफ में घुसती नहीं हूँ। बीच में एक टाइम था जब आयशा खान को लेके आप बहुत थे कि यू वर डिफेंडिंग मुनावर. तो वो सिचुएशन कैसे हुआ? स्टार्ट कहाँ हुई, एंड कहाँ हुआ? आई थिंक मुनव्वर को हम लोग जब लॉकअप में थे, मैं और मुनव्वर हम लोग एक सेम पॉइंट पे नहीं आते थे, क्योंकि लॉकअप में जब मैं थी तो सब लोग मेरे अगेंस्ट थे और पायल के अगेंस्ट थे। ये लोग आपस में लड़ाई नहीं करते थे, क्योंकि ये लोगों की मुनव्वर से फटती थी।
और मेरे को अगर मुनव्वर की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, मैं डायरेक्टली उसको बोलती थी। और मैं किसी के बाप से भी नहीं डरती हूँ। कोई मेरे सामने अमीर करोड़पति भी लाके मुझे कोई कुछ मतलब वो रहता है ना, हम उसकी वो करते हैं लाइक उसको किंग वाला वीआईपी प्रोटोकॉल देते हैं, नहीं मैं वैसी नहीं हूँ भाई। मैं अगर तू गलत है तो तू गलत है। तो जब वो इसमें आया बिग बॉस में, और जब मैं तो देखती नहीं थी एपिसोड, मुझे बहुत बोरिंग लगा वो बिग बॉस में। जैसे वो लॉकअप में एफर्ट्स लगाता था वैसे वो बिग बॉस में नहीं करता था। ठीक है। बट जब आयशा आई तो मैंने देखना स्टार्ट किया, क्योंकि चुल मची रहती है ना, एक्स वैक्स आ गए तो कांड देखने में मुझे मज़ा आता है, तो मैं तब देखने लगी। और फिर आयशा भाई अपने बारे में ही बोल रही है कि इसने मुझे यूज़ किया, ये किया, वो किया। भाई हमारे साथ कोई ऐसा करे तो हम बोले भी ना टीवी पे आके, माँ बाप से फटेगी, खानदान वालों से फटेगी, बोलेगा ही नहीं कोई बंदा। वो आके ऐसी चीज़ें बोल रही है। और मुनव्वर का जब लॉकअप का सक्सेस पार्टी था, उसने किसी को भी नहीं बुलाया था, सिर्फ मुझे बुलाया था लॉकअप से। ठीक है। तो मैंने मुनव्वर की फैमिली को देखा है, वो एक बहुत अच्छी शरीफ फैमिली से आता है। बहुत, उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा शरीफ है। मुझे लगता है वो एक अकेला बंदा है जो सोशल मीडिया पे है, ठीक है। उसकी फैमिली इतनी सोशल नहीं है। वो लोग, उसकी फैमिली ये सब चीज़ें, मतलब उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा मुनव्वर के बारे में। और कोई लड़की आके ऐसे बोल रही है, तो उसने खुद की इज्जत का भी जनाजा निकाल दिया और मुनव्वर की इज्जत का भी जनाजा निकाल दिया। तो मैंने बोला भाई तू जब इतना बता रही है शो में आके, उसने मेरे को ऐसे यूज़ किया, वैसे यूज़ किया, तो तू स्टाइल भी बता दे, कौन से स्टाइल में यूज़ किया, तुझे प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। खलास। आपको मतलब एक रियलिटी शो करके आप दूसरे में आ रहे थे, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या थे मतलब लॉकअप से? लॉकअप से मेरी क्या एक्सपेक्टेशन थी, मुझे लॉकअप जीतना था, यही मेरी एक्सपेक्टेशन थी। मुझे एक्टिंग तो आती नहीं है कि मैंने ऐसे सोचा होगा कि लॉकअप से निकलने के बाद मैं एकता कपूर के शो में आ जाऊंगी, एकता कपूर मुझे अपने शो में कास्ट करेगी। लॉकअप के बाद में मैंने ऑडिशन दिए 2-3 एकता कपूर के शोज़ के लिए ही, बट मेरी एक्टिंग इतनी अच्छी थी नहीं तभी, तो मेरा रिजेक्ट हो गया। बट मुझे पता था कि रिजेक्ट होने वाला है, बट रियलिटी शो में मैं ऐसी हूँ कि कोई मुझे रिजेक्ट कर ही नहीं सकता है। अभी भी ऑडिशंस देते हो कि कहीं पे स्लॉट मिल जाए या नहीं फिर? नहीं नहीं नहीं, ऑडिशन नहीं देती हूँ, मुझे डायरेक्ट कॉल आ जाता है सिलेक्शन का भी। वाह, नाइस। तो इतने टाइम कैमरा के आगे रह के बिहाइंड दी सीन्स में अभी ट्रांजिशन किया आपने, तो अब कैसा लगता है कि कैमरा के पीछे आपको मतलब गेम समझ आती है लोगों की, पार्टिसिपेंट्स की? लाइक स्प्लिट्सविला को पूछ रहे हो? हाँ। अब मुझे गेम वेम तो सब समझ में आती है यार, लेकिन ये स्प्लिट्सविला, इस बार का जो स्प्लिट्सविला था ना, इट वाज ऑल अबाउट लव यार। एकदम ऐसे लोग मैंने बोला यार मेरे सीजन में ऐसे हैंडसम लड़के क्यों नहीं आए, यहाँ तो सबका सच्ची वाला प्यार चलने लग गया। आपका फेवरेट कौन था? मेरी फेवरेट थी नायरा। ठीक है। नायरा एक ऐसी बंदी थी जो परफॉर्म करके अपना सीट, सेफ सीट ले लेती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था उसको देखने में। बाकी के लोग एक वो गुल्लू गुल्लू करके, दैट इज माई बॉयफ्रेंड, और उसके बॉयफ्रेंड के जो फ्रेंड्स रहेंगे दे विल आल्सो प्रोटेक्ट कि अरे यार इसकी गर्लफ्रेंड है तो इसको प्रोटेक्ट, इसकी कनेक्शन है, इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ओ भाई मैं देख के मैंने बोला यार ये तो अच्छा है, बट नायरा वाज समवन जो मेहनत करके सेव हो जाती थी। और लड़कों में कौन था मतलब आपका फेवरेट? लड़कों में लाइक मुझे नायरा और बाजी अच्छे लगते थे। ठीक है। शायद उनका कनेक्शन थोड़ा बाहर निकल के डिफरेंट था, बट मैं जहाँ अंदर से देखती थी तो अरबाज की तरफ से वो ही यूज्ड टू जेन्युइनली लाइक नायरा, और नायरा भी उसको बहुत पसंद इट्स करती फनी यू से दैट, क्योंकि अभी जो हमें पता है दैट became a very ugly spat between Naira and Arbaz, right? अरबाज तो मेरे से भी फ्लर्ट करता था सेट्स पे। वो बोलता था अगर आजमा मेरा इंटरव्यू ले रही है तो मैं आऊँगा, वरना मैं बिजी हूँ। कैसा लगता है कि वो फ्लर्टी बंदा अभी बिग बॉस में तहलका अब दूसरे मचा से के फ्लर्ट आया? कर यार, वो है ही वो लड़की बाज है, लड़की बाज। ठीक है। वो अगर अभी निकी तंबोली के साथ है ना, अगर वो निकी तंबोली की जगह अभी वो समझ लो उसने तारा से मिल गया, तारा सुतारिया से मिल गया ना, तो वो तारा का हो जाएगा। तारा को 3-4 लाइन बोलेगा रोमांटिक, तारा पिघल जाएगी। अगर उसने रिटर्न में भाव दे दिया ना उसको, तो कौन निकी कौन क्या, वो टाटा बाय बाय बोल के उसके साथ चला जाएगा। वैसा है वो, ही जस्ट वांट्स टू अपग्रेड। आप ये सारी चीज़ें एक तरफ, आपके लाइफ में एक ऐसा भी फेज था जहाँ आपने कहा कि आप पिल्स ले रहे थे टू टैकल डिप्रेशन, राइट? ये आपको कैसे पता चला? ढूंढने वालों को तो भगवान भी मिल जाते हैं। हाँ। तो when was that phase of your life, मतलब कब आया था, and how long was it? And I'm
प्लीज़ अगर आप कंफर्टेबल हो तभी बोलना, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, अगर कोई देख रहा है अभी हमारा शो और वो भी सेम चीज़ से गुजर रहा होता है, मे बी विल फाइंड सम इंस्पिरेशन इन यू। सी अभी हम लोग पीछे जाते हैं फ्लैशबैक में। ये ठीक है। डिप्रेशन मेरे को बाइपोलर है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताती हूँ। क्या होता है बाइपोलर मतलब? बाइपोलर इज लाइक अ स्प्लिट पर्सनालिटी। मेरे इमोशंस अभी मर चुके हैं। आप मुझे अभी कुछ एकदम सीरियस भी बताओगे ना, या तो आई गेट वेरी इमोशनल या तो आई विल नॉट फील इट। इज दैट योर वे ऑफ प्रोसेसिंग थिंग्स? नो, इट हैज़ बिकम, बट आई ओके। ट्राई कि मैं थोड़ा सा लोगों को कनेक्ट कर पाऊँ, एक इमोशनली कनेक्ट कर पाऊँ, या समझ पाऊँ कि ये बंदा सच सच में दुख में है या कुछ। मुझसे नहीं हो पाता। कभी कभी मुझे कोई गालियाँ वालियाँ दे के सुना सुना देता है, मैं थोड़ी देर तक समझ ही नहीं पाती, और फिर उसके बाद मेरे को क्लिक होता है कि यार मुझे ऐसे बोलना चाहिए। कभी कभी मैं अपने आप को इतना आइसोलेट कर लेती हूँ कि मैं बाहर ही नहीं निकलती, किसी से बात ही नहीं करती। डू यू थिंक मतलब दैट हेल्प्स यू? क्योंकि कई जब हम इतना फेमस होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, हमेशा प्यार ही नहीं मिलता, काफ़ी बार हेट भी मिलता है, तो हेट तो आपको एक शील्ड बना रहता है। नहीं, मुझे हेट तो बहुत पसंद है। मैं दिन में मैंने टारगेट बना लिया है, जब तक मुझे 1000 गालियाँ नहीं पड़ेगी ना, मुझे मज़ा नहीं आता। मैं गालियाँ देख के चिल्ला चिल्ला के हंसती हूँ। दैट इज़ लाइक टू मच फनी। मैं लोगों की गंदी गंदी गालियाँ पढ़ती हूँ, ओ भाई वाह क्या गाली दिया है इसने, और फिर मैं वो गाली सीखती हूँ, नेक्स्ट टाइम मुझे किसी और को देने में काम आती है। वाह। तो मुझे मज़ा आता है ये तो। बट मेरा बाइपोलर वॉज वेरी डिफरेंट। मेरे सर में स्वेलिंग आ जाती थी डिप्रेशन की वजह से। मुझे यहाँ पे स्वेलिंग हो गई थी। मुझे डॉक्टर ने बोला था कि योर बाइपोलर इज गेटिंग एक्सट्रीम, अभी मेडिसिन लेने पड़ेंगे। फिर जाके मेरा फोरहेड नॉर्मल होता था। व्हेन जब वाज मैं दिस? टाइमलाइन क्या था? पहले हम लोग पास्ट में जाते हैं। मेरा ना एक ठीक है। रिलेशनशिप था 8 साल का। कब कब था ये? आई थिंक जब मैं 14 ईयर्स की थी तब से मेरा रिलेशनशिप। 14 नहीं, 14 भी नहीं, 14 बोल दिया भाई। 14 15 16 16 साल की थी तब ठीक मैं। है। योर फर्स्ट लव? या फर्स्ट लव। ठीक है। तो जब आप 8 साल किसी के साथ रहते हो तो एक लॉयल्टी आप फील करते हो कि यार ये मेरे को कभी धोखा दे ही नहीं सकता है। हम्म। एक कोई आपका ना गुरूर बन जाता है कि ये मेरे साथ कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता है। वो मेरा गुरूर था। और उसने मुझे अप्रोच किया था मैरिज के लिए कि आसमा मुझे तुझसे लाइक हम लोग शादी कर लेते हैं। मैंने बोला अभी नहीं, एटलीस्ट मुझे 1-2 साल दे। मैं चाहती हूँ कि दुनिया में लोग मुझे जाने पहचाने, मैं एक फेम फील करना चाहती हूँ। तो उसने बोला ओके ठीक है। 2 महीने के बाद वो मुझे बोलता है कि मैं जा रहा हूँ विलेज, वहाँ पे नेटवर्क नहीं होगा 15 दिन तक। मैंने बोला ओके ठीक है। और हमारे अंदर ना लड़कियों के अंदर चुल रहती है, इफ़ यू आर माई बॉयफ्रेंड, मैं तुम्हारा पूरा फैमिली बैकग्राउंड, तुम्हारी बहनों को, तुम्हारे भाई को, सबको स्टॉक करूँगी कि ये कैसी है, इसका ये किसके साथ फ़ोटो डालता है, ये कैसा है, क्या है वगैरह। तो जब वो गया मैंने सोचा इसके भाई को देखती हूँ क्या कर रहा है। ये तो कुछ पोस्ट वोस्ट नहीं डाल रहा है, इसका भाई क्या कर रहा है देखती हूँ। और मैंने वहाँ पे शादी की फ़ोटोज़ देखी। बॉयफ्रेंड के? नहीं नहीं नहीं, सुनो, मैंने शादी की फोटो देखी। मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया। मैंने बोला ये तो विलेज में ये कौन सी पार्टी है और ये इन लोगों की। ठीक है। मैंने स्क्रॉल किया और वहाँ पे मुझे ना हाथ दिखा, एक हाथ और एक लड़की का हाथ ऐसे पकड़ के लाइक मैर, और पीछे वो। और जैसे मैंने एक बार स्क्रॉल किया और मेरे बॉयफ्रेंड का नाम, दिस पर्सन वेड्स दिस पर्सन। वाह। मैं मस्त मतलब मरने वाली थी। मतलब एक आप एक रोलर कोस्टर राइड पे बैठते हो, पता है जब आप नीचे गिरते हो आपका स्टमक ऐसा लगता है कि आप वो फील करते हो, एक ऊपर से आप नीचे गिर रहे हो, वैसे मैंने फील किया। और मैं बस उसके बाद मैं पानी भी नहीं पी पा रही थी। मतलब पानी भी इधर अटकता था मेरे, पानी भी नहीं पी पाती थी कि एक बंदे से मैं इतना प्यार करती हूँ, उसने मेरे साथ ऐसे किया कैसे। 8 साल का रिलेशनशिप। व्हाट और वाज मैं योर इनिशियल रिएक्शन जब आपने ये देखा? यही रिएक्शन था। मैं डिप्रेस्ड हो गई थी, मेरे हाथ शिवर कर रहे थे, मेरी बॉडी शिवर कर रही थी, और मैं पानी भी नहीं पी पा रही थी, और नॉन स्टॉप मैं रो रही हूँ। मेरे आंखों में स्वेलिंग हो गई है। मेरी मम्मी ने मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलाया और मैंने वो भी थूक दिया। मुझे वो भी नहीं, मतलब मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि बस अभी मुझे मर जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने किसी को इतना प्यार दिया, अब ज़ीरो से मैं किसी और के साथ स्टार्ट नहीं कर सकती हूँ। इस बंदे के साथ मैंने पूरा अपने 8 साल दिए अपने लाइफ के। मैंने हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट किया दूसरे लड़कों से, कभी मैं किसी से ज़्यादा इतना वो नहीं हो पाई अटैच। उसके बाद बहुत डिफरेंट, मैं मतलब क्रेज़ी हो गई थी, एकदम साइलेंट। घर वालों से ज़्यादा बात नहीं कर रही हूँ, अपना रूम लॉक करके बैठी रहती थी पूरा दिन। मैं नहीं चाहती थी कि वो लोग देखें कि मेरे को क्या हो रहा है। एक बार मेरी मम्मी ने पूछ ही लिया। मैंने मेरी मम्मी को भी नहीं बताया दैट ही गॉट मैरिड, अभी क्योंकि अभी पता है? अभी अभी उनको पता है।
मैं शर्माती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर मेरी मॉम को या मेरे किसी फ्रेंड को बोलूँगी ही गॉट मैरिड टू समवन एल्स, उसमें मेरी इंसल्ट होगी कि उसने तुझे नहीं चूज़ किया क्योंकि तेरे अंदर कुछ खराबी होगी, इसीलिए उसने किसी और लड़की को चूज़ किया, शायद उसको बेटर ऑप्शन मिल गया। ऐसे लड़कियां बहुत सोचती है। हम लोग सोचते हैं अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने आपकी जगह किसी और को चूज़ कर लिया, यू थिंक ना, एक माइंड में आता है कि शायद मैं उसके लिए बेटर नहीं था या ऑफ कुछ। कोर्स माइंड में तो आता है और बुरा भी काफी लगता है यार, आई नो हाउ पेनफुल इट इज। फिर उसके बाद जब वो वापस आया और उसने मुझे बोला कि मैंने उसको बताया ना कि मैंने फ़ोटोज़ देख ली, मुझे बोलता है मैं वहाँ पे मेरी नानी बीमार हो गई थी, ये हुआ वो हुआ, बट मैं अभी फिर से जा रहा हूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा। तो उसके बाद उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया कम्प्लीटली। ठीक है। 10-15 दिन में एक कॉल करता था। 2 महीने के बाद मेरे को ना बहुत ज़्यादा ऐसे हुआ कि मुझे एक बार उससे पूछ लेना चाहिए कि उसने ऐसे क्यों किया। मैंने जब उसको फ़ोटो सेंड की तो मुझे बोलता है आई डोंट लव माई वाइफ, मेरी फोर्सफुली शादी हो गई है, तू चाहेगी तो मैं इसको अभी तलाक दे दूंगा और तुझसे शादी कर लूँगा। मैंने बोला साले बहन के लोड़े, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ कि मैं किसी शरीफ लड़की का घर खराब करूँगी। और वो लड़की बेचारी बहुत शरीफ लग रही थी मुझे, और उसको तो पता भी नहीं होगा उसके कांड क्या है इसके। तो मैंने बोला मैं इतनी पागल नहीं हूँ कि तेरे चक्कर में किसी लड़की की ज़िंदगी ख़राब करूँगी कि तू उसको डिवोर्स देगा और तू मेरे पास आएगा। मैं ऐसे कभी भी नहीं करूँगी किसी लड़की के साथ। उसके बाद मैं बस, मुझे डिप्रेशन, फिर बहुत प्रॉब्लम्स। आपको कभी लगा नहीं कि आफ्टर ऑल दिस आपको कम्युनिकेशन कट करना चाहिए? उससे मैंने बात बंद कर दी ये सब होने के बाद, लेकिन मैं एवरीडे उसको मिस करती थी। ये सिर्फ एक बात होती है कि आप मूव ऑन कर पाते हो, आप एक्चुअली लाइफ में कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाते हो। वो एक, इट इज़ लाइक अ नाइटमेयर। ठीक है। वो अभी भी मुझे नाइटमेयर आते हैं। अभी भी मैं कोई लड़के से मिलती हूँ, मुझे लगता है ये भी मुझे छोड़ देगा, और क्या ये मेरे लिए वैसा बन पाएगा जैसे वो था। इसके वजह से इश्यूज होते हैं करंट डेटिंग लाइफ में, मतलब अभी टाइम लगता है आपको बॉन्ड करने में या फिर बहुत? मुझे, हाँ बहुत टाइम, मैं कर ही नहीं पाती हूँ, मुझसे होता ही नहीं है। एंड आपको कितना टाइम लगा बिफोर यू रियलाइज कि हाँ अभी आई नीड हेल्प, आई हैव टू सी समवन प्रोफेशनल? या मैंने बताया मुझे सर में स्वेलिंग हो गई थी, मुझे नहीं पता था कि ये डिप्रेशन है, ये बाइपोलर है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मेरे को एक दिन मेरे सर में इतना स्वेलिंग हुआ, और मेरे सर में हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि बहुत किसी ने कुछ हैवी डाल दिया है। मैं इतना ओवर थिंक करती थी, पता है मैं रात को सो भी नहीं, अरे मेरे कान का निकल गया क्या, हाँ सॉरी। मैं रात को सो भी नहीं पाती थी। मैं सोचती थी ये क्या है, मुझे नहीं, मतलब रात हो गई सुबह हो गई, मैं वही उसकी फ़ोटो जूम करके देख रही हूँ। मतलब 6-7 महीने तो मैं फ़ोटो ही जूम करके रहती थी, और जेलस होती रहती थी उसकी वाइफ को देख के कि यही लड़की है, ये क्या कर रही होगी, इसने उसका हाथ टच कर लिया, ये लोग ने हमें सुहागरात बनाई होगी, ये किया होगा वो किया होगा। मैं वो सोच के सदमे में जाती थी कि इसने ऐसे क्यों किया मेरे साथ। और फिर मैं, जब मुझे सर में स्वेलिंग हो गई, मैंने बोला अभी बहुत हाई टाइम है, मैं नॉर्मल डॉक्टर के पास गई कि मुझे सर में स्वेलिंग हो। डॉक्टर ने मुझे मेरी शक्ल देख के डायरेक्टली पूछा आर यू डिप्रेस्ड। मैंने बोला नो, व्हाट इज़ डिप्रेस। मेरे को तो डिप्रेशन का मतलब भी नहीं पता था, वो तो बाद में मैंने इंग्लिश सीखी। डिप्रेशन क्या होता है मुझे बाद में पता चला। फिर बाकी सारे टेस्ट होने के बाद मुझे पता चला कि मुझे है बाइपोलर। वही 1 साल के दौरान में मुझे लॉकअप शो मिला। लॉकअप शो में जब मैं जा रही थी तब मैंने अपनी मेडिसिन कैरी की थी। और लॉकअप, जैसे आप एक रियलिटी स्प्लिट्सविला वगैरह में तो आपको एक साइकेट्रिस्ट से नहीं मिलाया जाता है, लेकिन जब आप लाइक बिग बॉस कर रहे हो, लॉकअप कर रहे हो, लाइक बड़ा शो कर रहे हो ना, तो आपको एक साइकेट्रिस्ट से मिलाया जाता है। तो वहाँ पे जब मेरी साइकेट्रिस्ट से बात हुई थी तब मैंने मेरे मेडिसिन मेंशन की थी, ये सब मेंशन किया था। देन ही आल्सो गॉट टू नो दैट आई हैव अ बाइपोलर। तो पहले से ही आपका मेंटल हेल्थ डाइसी था, एंड जब लॉकअप जो एक इमोशनली बहुत ड्रेनिंग शो होता है वो करने के बाद व्हाट स्टेट वर यू इन, मतलब आपका माइंडसेट तब कैसा था लॉकअप के बाद? डिड दैट डैमेज यू और इट हेल्प यू इन एनी वे? इट हेल्प्ड मी अ लॉट, क्योंकि मैं जब लॉकअप में थी तो मेरी मेडिसिन थी रोज़ की डिप्रेशन की, एक मेडिसिन। तो जब मैं अंदर गई ना शो में, तो मुझे मेरे उन लोगों ने बोला कि हम ही आपको रोज़ रोज़ दवाई नहीं देंगे। मैंने बोला बस अब मैं सबकी लगा दूंगी बैंड, सबकी बैंड बजा दूंगी, क्योंकि मैंने बोला कि मैं एक इमोशंस फीलिंग कर पाती हूँ। मैं आपको डैमेज कर दूंगी और मुझे फील भी नहीं होगा कि मैंने क्या किया है। बहुत टाइम के बाद मुझे करंट आएगा दिमाग में
कि अरे मैंने ये गलत कर दिया है आपके साथ, मतलब आपके कपड़े फाड़ दूंगी, आपको नोच दूंगी, मार दूंगी, कुछ भी करूंगी। फिर मुझे बाद में रियलाइज़ होगा कि अरे मैंने क्या किया है, मैंने इसको थोड़ा सा हार्म कर दिया है, इसकी प्रॉपर्टी डैमेज कर दी, इसका पानी वानी फेंक दिया, इस पर ये सब कर दिया। मुझे पता था मैं कांड कर दूंगी। अब उन लोगों को वही चाहिए, तो वो लोग मुझे मेरी डिप्रेशन की दवाई नहीं देते थे और मैं सबको डिप्रेशन में डाल देती थी। So, being someone that has experienced so much, do you want to give a message to the audience, मतलब how to handle all of this if they are going through the same? आई थिंक इफ़ अगर आपका ब्रेकअप हुआ है एंड बहुत कुछ टाइम ना निकल जाता है कि हम वेट करते हैं, लाइक इफ़ यू आर मैरिड तो मुझे ये पता होगा यू आर नॉट कमिंग बैक। जब हमारा ब्रेकअप होता है ना, हम सोचते हैं कि यार ये ना दूसरी लड़की है, इसको जूते चप्पल मारेगी, नीचे गिराएगी, ये वापस आ जाएगा मेरे पास में। एक होप रहता है लोगों को, लड़कों को भी, कि मेरी गर्लफ्रेंड को पता चलेगा यहाँ वहाँ जाएगी, जब इसको कोई बंदा उतना वैल्यू, उतना प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं देगा, ये मेरे पास वापस आएगी। बट जब एक बंदा शादी कर लेता है ना, तो आपका वो होप है ना, वो मर जाता है, वो मर जाता है, कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। तो आप ना वो कभी ओवरकम नहीं कर पाते हो। यू हैव टू लिव विद इट, उसके साथ जीना सीखो, ऐसी प्रॉब्लम्स के साथ जीना सीखो। और मैं मानती हूँ कि ऊपर वाला ना सबका जोड़ा बना के लाता है। तो अगर आपका कोई रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है या कुछ हो रहा है ना, एक होप में जियो कि जो जिस ऊपर वाले ने जिसको आपके लिए बनाया है वो सही वक्त पे आपकी लाइफ में आएगा। ये समझो कि उसने एक मुसीबत आपकी वो कर दी, मुसीबत टल गई, बला टली, यही समझो, और बस जीना सीखो। हम ये डिप्रेशन के साथ ओवरकम कभी नहीं कर पाते हैं। इट स्टेज विथ यू, उसके साथ जीना सीखो। ये सब बातें रहती है कि कोई आपको ना वो, आप अगर काउंसलिंग लेंगे तो वो बोलेगा मूव ऑन। उनका बोलने में बहुत इजी लगता है, मैं बोलूँगी मूव ऑन, उसके साथ 1 मिनट में कोई मूव ऑन हो जाएगा? नहीं। आपको कोई, मेरे को डिप्रेशन की मेडिसिन थी मेरे पास, और डिप्रेशन के मेडिसिन खा के मेरा माइंड सुंद हो जाता था, मैं एकदम चुप हो जाती थी, मैं कुछ लाइक बट अच्छा था कि मेरा माइंड ओवर थिंक नहीं कर पाता था। जब मैं कुछ ज़्यादा सोचने लगती थी ना, तो मुझे सर दर्द होता था, देन अगेन मैं रिलैक्स हो जाती थी। बट अगर आपको ओवर डिप्रेशन है, प्लीज़ आप मेडिसिन लो, डॉक्टर के पास जाओ, अपने आप को चेक करवाओ। उसके अलावा मेरी जान, आप लोगों को खुद इस सिर्फ गुजरना पड़ेगा एक सिचुएशन से अलग सिचुएशन पे, और ना टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। टाइम, सिर्फ वक्त को गुजरने दो, सब अच्छा होता जाएगा। बट डिप्रेशन से आप कभी मूव ऑन नहीं कर पाओगे जब अगर कोई आपको इतना बड़ा सदमा देता है तो। So let's talk about something positive. आपका सबसे memorable moment क्या था among all these years being in front of the camera? सबसे अच्छा memory क्या है आपका? मेरा सबसे अच्छा मेमोरी लाइक कैमरा पे, राइट? जब मुझे लॉकअप में हाईएस्ट वोट्स आए थे, क्योंकि स्प्लिट्सविला में मुझे लोगों ने सबसे पहले डोम में निकाल दिया था, बट उधर के प्रोड्यूसर्स ने मेरे अंदर कुछ देखा कि आज़मा इज समथिंग मोर देन दिस, एक बेटर डिजर्व करती है, और उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी जहाँ पे स्प्लिट्सविला के चट्टे बट्टे मुझे नहीं निकाल सकते, सब कुछ ऑडियंस के हाथ में। तो जब ऑडियंस के हाथ में आए और जब मुझे हाईएस्ट वोट्स आने लगे, मैं उस टाइम पे बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा, कि दुनिया मुझे प्यार करती है सच में, इन्होंने मेरा एंटरटेनमेंट देखा। और मैं हमेशा लोगों को हंसाना चाहती हूँ, मैं कुछ भी बोलती हूँ लोग स्माइल कर देते हैं, हंस देते हैं। मैं डिप्रेशन के पेशेंट, मैं खुद डिप्रेशन में, खुद टेंशन में हूँ मैं, लेकिन मेरे साथ कोई टेंशन वाला बंदा आता है तो मैं इतनी गंदी गंदी पागल वाली बातें करने लग जाती हूँ कि एटलीस्ट वो बंदा थोड़ी देर के लिए भूल जाता है। एंड पर्सनल लाइफ में क्या था सबसे मेमोरेबल? ये तो चलो कैमरा के आगे वोट ज़्यादा मिले थे, व्हाट वाज योर मेमोरेबल मोमेंट पर्सनल लाइफ में बिहाइंड द कैमरा? बिहाइंड द कैमरा मुझे लगता है जब भी मैं अपने मॉम डैड के साथ, मेरी फैमिली के साथ रहती हूँ ना, और जब हम लोग सब हंसते हैं, इट इज़ अ मेमोरेबल मोमेंट। वो एक बहुत प्रेशियस मोमेंट होता है, बहुत ज़्यादा। तो यही है मेरे लिए सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल, जब मैं अपने फैमिली को मेरे साथ देखती हूँ और हंसता हुआ देखती हूँ। So, do you remember when you received your first big check coming from a very humble, background? जब आपको पहला बड़ा चेक मिला, what did you do with it? मतलब, do you remember it? या क्या गया था? मैंने घर लिया पुणे में, मेरा घर अभी ऑलमोस्ट 2.5 CR का है। Wow, thank you बताने के लिए। Yes. कैसा लगा मम्मी पापा को तो? हाँ, सरप्राइज दिया था या फिर बस बोल दिया कि हाँ ले लिया? नहीं नहीं नहीं, सरप्राइज नहीं था। मेरे मॉम डैड जानते थे कि हमारी बेटी में एक वो है, टैलेंट है,
बहुत खतरनाक है, ये पूरी दुनिया को बेच के कुछ ना कुछ बड़ा काम कांड करेगी किसी दिन। और वो लोगों ने देख लिया, दे वर वेरी हैप्पी। और ये मेरी मम्मी का ही एडवाइस था कि तू अगर कमा रही है तो एक सही जगह पे डाल। हम्म, तो मैंने सोचा कि मैं प्रॉपर्टी ले लेती हूँ। आई एम ग्लैड यू डिड। एंड काफ़ी पास के बारे में बात किया, सो फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर अज़मा, मतलब क्या कर रहे हो आप, व्हाट कैन वी होप फॉर? फ्यूचर का ना थोड़ा सा वो है, मैं ना फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, क्योंकि आप जब फ्यूचर के बारे में सोचते हो ना, अच्छा खासा बंदा पागल हो जाता है। फ्यूचर के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए भाई, यहाँ पे कल का भरोसा नहीं है, कल बंदा मर जाए, कुछ हो जाए। आज अपना आप आज अच्छे रहो, सबको खुश करो, अच्छे से रहो, कल का पता नहीं है, बट कल की प्लानिंग करते रहो। और जब मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ ना, इधर कल का पता ही नहीं होता है, कल आपको काम मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं तो अपने बैकअप प्लान पर रहती हूँ कि ये नहीं हुआ तो मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लेगी, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो कर ही लूँगी। थ्रू आउट द कॉन्वर्जेशन आपने कहा कि ये इंडस्ट्री में पता नहीं होता कल क्या होने वाला है। ये मतलब इज दैट अ कांस्टेंट फियर दैट यू हैव कि यू नेवर नो कि कब लाइमलाइट हट जाएगी? हट जाएगी, इसीलिए तो मैंने बोला मेरे पास जुगाड़ हमेशा रहता है, बैकअप प्लान हमेशा रहता है मेरे पास। अगर मुझे काम नहीं मिला तो मैं किसी ऐसे नहीं मुझे अमीर लड़के से शादी करनी है, लेकिन कोई छोटा मोटा गरीब भी लड़का मिल जाए जो मेरा खर्चा उठा ले, मैं उसके गले पड़ जाऊंगी बस। आ जाओ उसके गले में वरमाला डाल के उसकी हो जाऊंगी, खलास हो गया मेरा फ्यूचर प्लानिंग। सो दैट वाज योर बैकअप प्लान, मतलब अगर या शादी कर लो सीधा, टेंशन मत लो, शादी कर लो, अब अपना बिल्लू सारा उसके ऊपर डाल दो। सो अनफॉर्चुनेटली वी आर लो ऑन टाइम, तो या बिफोर वी रैप अप एनी मैसेज आपके फैंस के लिए, मतलब? मेरे फैंस बहुत सारे हैं। मेरे फैंस के अंदर भी इतनी चुल है कि वो लोग आके मुझे मेरी वीडियोस पे गालियाँ देते हैं, मेरी फोटोज़ पे गालियाँ देते हैं। देखो आप लोगों को जो करना है करो, मेरे ऊपर जितनी भड़ास निकालनी है निकालो, मुझे अच्छा लगता है, बट आई लव यू ऑल। और सब लोग खुश रहो ऑलवेज। I guess that is about it. Thank you so much, Azma, for being थैंक on the यू, podcast. Thank you. बाय बाय।